नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के अंतर्गत आज हम आपको भारत में अंग्रेजों के द्वारा कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे किया गया, इस चीज को हम बताएंगे। कृषि का व्यापारीकरण अंग्रेजों ने किस प्रकार से किया, कौन कौन सी नीतियां चलाई जिनके द्वारा भारत की जो कृषि थी वो चौपट हो गई, या यूं कहें कि वह पतन के कगार पर जा खड़ी हुई। यहाँ के किसानों का काफी शोषण किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और यहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यहाँ का उद्योग धंधा फले फूले। और जब अगर यहाँ का उद्योग धंधा फला फूलता तो होता क्या कि अंग्रेजों को इससे नुकसान होता, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य भारत में आने का क्या था, सिर्फ व्यापार और व्यापार करना ही उनका मूल उद्देश्य था। व्यापार के जरिए वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। बाद में वो उन्होंने क्या किया कि भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया, और जिसके जरिए आगे चल करके वो भारत में अपना शासन कायम कर सके। तो ब्रिटिश कालीन भारत में जो शासन चला, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो शासन चलाया गया, उस शासन के अंतर्गत भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, उस चीज को हम देखेंगे। तो भारतीय कृषि के अंतर्गत अंग्रेजों ने यहाँ पर लगान वसूलने की तीन व्यवस्थाएं की थी। एक तो थी जमींदारी प्रथा, दूसरी रैयतवाड़ी, और तीसरी थी महालवाड़ी प्रथा। इस प्रथाओं के जरिए वो किस प्रकार से लगान वसूलते थे, इसकी चर्चा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। और कृषि में अंग्रेजों के द्वारा कुछ और भी प्रथाएं चलाई गई, जिनके द्वारा यहाँ के जो किसान थे वो मजदूर बन गए, और मजदूर वो भी कैसे, बंधुआ मजदूर बन गए। दास के रूप में यहाँ वो अपने ही जमीन पर खेती करते थे। तो किस प्रकार से और कौन सी प्रथाएं थी जिनके जरिए यहाँ के किसानों का शोषण किया गया, तो उन्हीं चीजों की हम चर्चा करेंगे। और धन निष्कासन के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए देखते हैं, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथाओं को देखते हैं। तो जब भारत में ब्रिटिश कालीन शासन था, उस समय एक प्रथा चली हुई थी कृषि के क्षेत्र में, जिसे कहते हैं तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा कहाँ चली थी, तो यह चंपारण में चली थी। चंपारण कहाँ, बिहार में पड़ता है। पूछा गया है कि तिनकठिया प्रथा कहाँ प्रचलित थी, तो चंपारण बिहार में प्रचलित थी। यह तिनकठिया प्रथा क्या थी, तो इसके अंतर्गत होता क्या था कि जो अंग्रेज व्यापारी थे वो किसानों से अनुबंध करते थे। अनुबंध किसान इसलिए अंग्रेजों से करते थे, उनको धन की आवश्यकता होती थी, कृषि कार्य करने के लिए बीज की आवश्यकता होती थी। तो इसके लिए वो अंग्रेज व्यापारियों से धन लेते थे, और धन के बदले में एक समझौता करते थे कि हम अपनी खेती पर 3/20 भाग पर क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। तो ऐसा अंग्रेज उनसे अनुबंध करवा लेते थे। तो नील की खेती करना मजबूरी था किसानों की, और किसान इसके जरिए जब अपने जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना शुरू कर दिए, तो उसका प्रभाव यह पड़ा कि जो नील की फसल होती थी, जिस भाग पर बोई जाती थी, वह भाग अनुपजाऊ हो जाता था, बंजर हो जाता था। कारण क्या था कि जो नील की फसल थी, यानी उसके जो पेड़ थे, उनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती थी, और उस एरिया यानी उस क्षेत्र के जितनी भी उर्वरा शक्ति होती थी खींच लेते थे, और वह क्षेत्र जो था अनुपजाऊ हो जाता था। तो इस प्रकार से किसान उस क्षेत्र पर दोबारा कोई ज्यादा अनाज उगा नहीं सकता था। तो इस प्रकार से किसानों का शोषण होता था, और कम दाम पर भी उनकी फसलें खरीदी जाती थी किसानों के द्वारा। तो चलिए इसी को देखते हैं। तिनकठिया प्रथा के द्वारा किसान जो थे 3/20 भाग पर नील की खेती करते थे, ऐसा अनुबंध अंग्रेजों ने किसानों से लिया हुआ था। तो तिनकठिया प्रथा पता चल गया क्या था, चंपारण बिहार में प्रचलित था। किसान इसके जरिए 3/20 भाग पर नील की खेती करते थे। इसी प्रकार ददनी प्रथा का भी प्रचलन था ब्रिटिश कालीन भारत में। ददनी प्रथा क्या है, तो ददनी का मतलब होता है पेशगी देना। होता क्या था ताकि अंग्रेज जो व्यापारी थे वह यहाँ के किसानों को, कर्मगारों को, जुलाहों को, और जो यहाँ के छोटे छोटे उद्यमी थे उनको अग्रिम राशि दे देते थे। यानी
पेशगी के रूप में कुछ धन पहले ही दे देते थे और उनसे माल तैयार करवाते थे, और जब माल तैयार हो जाता था तो उन्हें कम दाम पे खरीद करके उन्हें इंग्लैंड ले जा करके महंगे दामों पे बेचते थे, जिससे कि क्या होता था, यहाँ के उद्यमियों का शोषण, किसानों का शोषण होता था। तो ददनी प्रथा के द्वारा, याद रखिएगा, कि शोषण किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ददनी प्रथा क्या थी आपको पता चल गया। इसी प्रकार कौमियाठी प्रथा भी भारत में प्रचलित थी। यह कौमियाठी प्रथा क्या है? तो कौमियाठी प्रथा जो है वह बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र में प्रचलित थी। स्थान याद रखिएगा, बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र में प्रचलित थी कौमियाठी प्रथा। इसके अंतर्गत होता क्या था कि बिहार और उड़ीसा में एक जाति थी, कुर्मी जाति। इस कुर्मी जाति के लोग क्या करते थे कि अपने मालिक से धन लेते थे। कोई जरूरत के समय उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो अपने मालिक से धन ले लेते थे, कर्जा ले लेते थे, और उस कर्जा के बदले में उनको ब्याज चुकाना पड़ता था। क्योंकि ये ब्याज चुका नहीं पाते थे और उसी ब्याज के बदले में ये अपना पूरा जीवन उनके यहाँ गुलामों की तरह व्यतीत करते थे। एक प्रकार से वह बंधुआ मजदूर हो जाया करते थे। तो इसी को कहा गया कौमियाटी प्रथा, जो बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित थी और कुर्मी जात के बीच में प्रचलित थी। ये कुर्मी जात जो थे वो कृषक दास थे। कृषक दास का मतलब गुलाम थे। अभी हमने बताया कि ये क्या करते थे, अपने मालिकों से धन लेते थे और उस धन के बदले में ब्याज न चुका पाने के कारण ये अपना पूरा जीवन उनके यहाँ गुलामों की तरह व्यतीत करते थे, और जिनसे वो क्या करते थे, कृषि दास के रूप में काम लेते थे। इसके बाद भारत में एक और प्रथा थी, दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो यह सूरत में प्रचलित थी, यानी गुजरात में यह प्रथा प्रचलित थी। दुबला हाली प्रथा क्या थी? तो दुबला हाली का मतलब होता है भूदास। ये ऐसे भूदास थे, यानी ऐसे किसान थे जो दास के रूप में थे, और इन्हें दुबला हाली क्यों कहा गया? क्योंकि ये अपने मालिक को अपना और अपनी जमीन का मालिक समझते थे। यानी एक प्रकार से ये दास थे और इनकी भूमि पर किसका हक होता था? इनके मालिक का। और इनके शरीर पर भी किसका हक होता था? तो इनके मालिक का हक होता था। तो यह थी दुबला हाली प्रथा। इसी प्रकार पूछा जाता है कि पन्नियाल क्या है, हाली क्या है? तो पन्नियाल बंधुआ मजदूर थे या कृषक दास थे। इसी प्रकार हाली भी जो थे वो बंधुआ मजदूर या कृषक दास के रूप में थे। और ये पन्नियाल कहाँ पाए जाते थे? यानी पन्नियाल नामक बंधुआ मजदूर तमिलनाडु क्षेत्र में पाए जाते थे, जबकि गुजरात क्षेत्र में हाली नामक बंधुआ मजदूर पाए जाते थे। दोनों स्थान पूछा गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि तिनकठिया प्रथा चंपारण बिहार में प्रचलित था। 3/20 भाग पर खेती करना था नील का। ददनी प्रथा क्या था कि पेशगी दे करके सामान तैयार करवाना था। कौमियाटी प्रथा जो थी वह बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। दुबला हाली प्रथा सूरत यानी गुजरात में प्रचलित थी। दुबला हाली के अंतर्गत भूदास आते थे, यानी कृषक बंधुआ मजदूर आते थे। पन्नियाल और हाली बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। पन्नियाल तमिलनाडु में और हाली जो थे वो गुजरात में पाए जाते थे। 1800 से 1850 के कालखंड को भारत में ब्रिटिश कालीन अनुद्योगीकरण का कालखंड कहा गया है। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश कालीन भारत में किस काल को ब्रिटिश अनुद्योगीकरण काल कहा गया है? तो 1800 से 1850 के कालखंड को कहा गया है। और इस ब्रिटिश अनुद्योगीकरण का क्या अर्थ था? तो उसका अर्थ यह था कि भारतीय परंपरागत जो हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग होते थे उनका धीरे धीरे इस कालखंड में पतन हो गया था। इसीलिए इसको ब्रिटिश अनुद्योगीकरण काल कहा गया। 1890 से 1947 ईस्वी, इस कालखंड को कृषि स्थिरता का कालखंड कहा गया। और ऐसा किसने कहा? तो डेनियल थार्नर नामक लेखक ने कहा था। तो भारत में कृषि स्थिरता का कालखंड कौन सा था? तो 1890 से 1947 का कालखंड था। और कृषि स्थिरता का काल किसने कहा? तो डेनियल थार्नर ने कहा था।
शाही आयोग से बहुत प्रश्न आता है। शाही आयोग जो था वह 1928 में गठित किया गया और किसके लिए गठित किया गया था? तो कृषि क्षेत्र के लिए गठित किया गया था। कई बार पूछा गया है कि कृषि क्षेत्र के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो शाही आयोग का। कब? 1928 में किया गया। भारत में जब ब्रिटिश कालीन शासन था उस समय कुछ लेखकों ने वक्तव्य कहे थे और उन वक्तव्यों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखते हैं, एक डैफो नामक लेखक है, इन्होंने अपनी पुस्तक रॉबिन्सन क्रूसो में कहा, क्या कहा? कि भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारियों और शयन कक्षों तक में घुस गया है। डैफो का यह कथन उस समय के लिए था जब भारत में कपड़ा व्यापार अपने चरम पर था। बहुत ज्यादा व्यापार होता था, पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती थी। उस समय डैफो ने कहा था कि भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारियों और शयन कक्षों तक में घुस गया है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघा और चरखों को तोड़ दिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कथन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघा और चरखों को तोड़ दिया। इसी प्रकार बर्नियर नामक एक लेखक है, इन्होंने कहा कि बंगाल में धन आने के 100 दरवाजे हैं पर बाहर जाने का एक भी दरवाजा नहीं है। बर्नियर ने यह कथन उस कालखंड में कहा था जब बंगाल एक समृद्ध प्रांत हुआ करता था और वहां पर काफी ज्यादा व्यापार होता था। विदेशी लोग बहुत ज्यादा धन लेकर के आते थे और बंगाल से सामान लेकर के जाते थे। तो उस समय बंगाल एक समृद्ध प्रांत था, लेकिन अंग्रेजों के शासन के द्वारा जब बंगाल में शासन चलाया गया तो आप जानते हैं कि बंगाल का दुर्दशा किस प्रकार से किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ब्रिटिश संसद ने 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया भारत में, और यह चार्टर एक्ट भारतीय कंपनी के लिए था जो कि ब्रिटिश कंपनी पर लागू होता था। इस चार्टर में कहा गया कि जो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी है उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। यानी भारत में ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार किस चार्टर के द्वारा समाप्त किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया। लेकिन अभी भी अंग्रेजी कंपनी के पास चीन और चाय का व्यापारिक एकाधिकार उसी के पास था। इन दोनों चीजों को छोड़ करके बाकी सारे एकाधिकार उसके इस चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में चीन से मुख्यतः किस चीज का आयात किया जाता था? तो मुख्यतः चाय का आयात किया जाता था। इस पर ध्यान दीजिएगा। 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट लागू हुआ और 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान था कि इसमें पूर्ण रूप से व्यापारिक कंपनी, जो अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी भारत में थी, अब पूर्ण रूप से उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो अभी उनके पास एकाधिकार किसका, चाय और चीन का था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश कंपनी का पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और इसी चार्टर एक्ट में एक बात और लागू की गई कि अब अंग्रेज भारत में जमीन खरीद सकते थे। तब अंग्रेजों ने भारत में जमीन खरीदना शुरू कर दिया और सबसे पहले उन्होंने जमीन खरीद करके क्या किया, उस पर चाय के बागान लगवाए और चाय का व्यापार यहाँ से शुरू किया। चलिए देखते हैं उसी को। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिल गई। भारत में पहला चाय बागान 1835 ईस्वी में असम में लगाया गया। तो याद रखिएगा कि भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने की अनुमति कब मिली थी? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा मिली थी। और भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया? असम में लगाया गया। कब? 1835 ईस्वी में। और यहाँ की जो चाय बनी थी वो कहाँ बेची गई? लंदन में। कब? विलियम बंटिंग ने एक वक्तव्य कहा था व्यापारिक कंपनी के प्रति। क्या कहा था
कि व्यापारिक कंपनी के द्वारा जो भारत में नीतियां चलाई गई थी उससे परेशान होकर के विलियम बेंटिक ने कहा कि भारत की इस दुर्दशा का भारतीय इतिहास में जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। तो इस दुर्दशा का भारतीय इतिहास में जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। यह कोटेशन किसका था? तो विलियम बेंटिक का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम चलते हैं धन निष्कासन के सिद्धांत की तरफ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था ब्रिटिश कालीन भारत में? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। उसी चीज को हम देखेंगे। तो धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसे द थ्योरी ऑफ ड्रेन के नाम से भी जाना जाता है, सर्वप्रथम इस सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और किस पुस्तक में दिया था? तो उनकी पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 2 मई 1867 की बात है। उस समय लंदन में हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हुई और उस बैठक में दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया। और जब इनकी बारी आई तो यह अपने साथ एक लेख ले गए थे और उस लेख का शीर्षक क्या था कि भारत पर इंग्लैंड का ऋण, जिसे इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया कहा जाता था। इस शीर्षक को उन्होंने पढ़ा कहाँ? लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में। और इसे पढ़ते हुए ही दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार धन निष्कासन की चर्चा की थी। तो इस प्रकार से इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने किस लेख में सर्वप्रथम धन निष्कासन का चर्चा किया था? तो वह लेख था भारत पर इंग्लैंड का ऋण, जिसे इंग्लिश में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया कहा गया। और इसी को पढ़ते हुए सर्वप्रथम उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत पर चर्चा की थी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को क्या कहा? अनिष्टों का अनिष्ट कहा। यह अनिष्टों का अनिष्ट धन निष्कासन के लिए किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने, जिसे इविल ऑफ ऑल इविल के नाम से भी जाना जाता है। आप कहेंगे धन निष्कासन सर जी कह तो रहे हैं, लेकिन है क्या? तो धन निष्कासन का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत था कि इसके जरिए दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों और अंग्रेजों को बताया कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी कंपनियां हैं भारत से पूरा धन वसूल कर ले रही हैं और ले जा करके इंग्लैंड में पाट दे रही हैं। तो यहाँ से जो धन जाता था इंग्लैंड, वह कभी भारत नहीं आता था। यानी यहाँ का धन तो गया इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड इसके बदले भारत को कुछ देता नहीं था। इसी को धन निष्कासन का सिद्धांत कहा गया। धन निर्गमन यानी धन निष्कासन का जो सबसे बड़ा मद था वह था गृह कर यानी होम चार्जर। गृह कर ही उस समय धन निर्गमन का सबसे बड़ा मद था। यह पूछा गया है। अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की संज्ञा दी गई। किस चीज को दी गई? तो धन निष्कासन को दी गई। और किसके द्वारा यह संज्ञा दी गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के बारे में कहा था कि यह अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की प्रक्रिया है। यानी धन निष्कासन को अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की संज्ञा किसने दी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के बारे में क्या कहा कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया?
तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। याद रख लीजिएगा, इसकी हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के टिकट पर, यह लिबरल पार्टी कहाँ थी? तो इंग्लैंड में पार्टी थी उस समय ब्रिटिश कालीन में, आज भी है। तो लिबरल पार्टी के टिकट पर दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई थी। तो पूछा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुन करके जो प्रथम भारतीय गया था वो कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। और कब चुने गए थे? तो 1892 ईस्वी में चुने गए थे। तो इस प्रकार लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 1892 ईस्वी में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। सर सैयद अहमद खान, एक वक्तव्य आता है, प्रश्न भी काफी पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत में किस व्यक्ति को विश्वास नहीं था? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को दादा भाई के धन निष्कासन के सिद्धांत पर विश्वास नहीं था। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र भी पूछा गया है परीक्षा में। तो धन निकासी का विरोध करने वाले दो समाचार पत्र प्रमुख थे, एक तो था अमृत बाजार पत्रिका और दूसरा था मराठा। इन दोनों पत्रिकाओं ने धन निष्कासन के सिद्धांत का काफी विरोध किया था। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई। तो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता के अधिवेशन में। कब? 1896 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। तो इस अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की थी। इसी स्वीकृति के आधार पर नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि 1905 ईस्वी में स्वशासन की मांग की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग कब की थी? 1905 ईस्वी में की थी। दोस्तों, यह पाठ काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए इस पाठ का हम एक अगला पाठ बनाएंगे और उसमें धन निष्कासन के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। तो आप उस पाठ को भी देखना न भूलिएगा। उस पाठ को भी हम जल्दी ही लेकर के आएंगे।